हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको यूपीएससी में हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों का पीवाईक्यूज का सटीक विश्लेषण करा रहे हैं। और इसके पहले एक वीडियो जो हमने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करवाया है वो 2020 का पीवाईक्यूज है। और आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम 2021 के पीवाईक्यूज को डील करेंगे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है सर, तो आइए जरा देख लिया जाए। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2021 के पीवाईक्यूज को डील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभूति, हस्तिमल और छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। अच्छा, इस चीज के बारे में आप जरा ध्यान देना सर कि ये बातें क्या है। सबसे पहले ऑप्शन है जैन साधु, नाटककार और मंदिर वास्तुकार और दार्शनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटककार। ये सभी लोग क्या रहे तो अपनी अपनी रचना को लेकर सामने आए। जैसे अगर हम बात करें भौभूति के बारे में, तो भौभूति के बारे में अगर हम बात करें तो भौभूति ने क्या लिखा सर, मालती माधव लिखा। क्या लिखा। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को तनाव नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को तनाव इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये क्या होना है, सबके गलत होने हैं या नहीं आना है, तो इसको स्किप ही करना होता है। ये इसलिए भी डाला जाता है कि आप जानबूझ के गलत करें, जिससे सही नंबर में से, सही क्वेश्चन में से आपके मार्क्स को क्या हो तो काटा जाए, है ना। अच्छा, छिमेश्वर के बारे में बात कर लें तो छिमेश्वर ने क्या लिखा। छिमेश्वर तो इन्होंने क्या लिखा सर, चंड कौशिक। क्या लिखा सर, तो इन्होंने एक रचना करी चंड कौशिकी, है ना। अब एक और बच गया कौन, हस्तिमल। हस्तिमल ने किसकी रचना करी, तो ये विक्रांत कौरव की रचना कर रहे हैं। किसकी, विक्रांत कौरव को। अच्छा, आप ही बताओ, इसको जानना जरूरी थोड़ी है ना। लेकिन अब वही चीज है कि हम डील कर रहे हैं तो हम इस चीज को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जरूर स्किप करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, और बी आंसर क्या हो जाएगा, नाटककार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स का दूसरा क्वेश्चन डील करने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म राजकुमार की खोज में सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। आपने इल्तुतमिश कई बार पढ़ा होगा, तो आपकी किताबों में भी मिलता है कि चंगेज खान ने मना भी किया था इल्तुतमिश को कि वो ख्वारिज्म के सुल्तान को क्या करे तो शरण न दे, और इल्तुतमिश ने शेल्टर नहीं भी दिया और नहीं दिया। तो बुक में ऐसा लिखा गया कि इस प्रकार चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बचाया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही दिखता है। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया। तैमूर, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं आया। तैमूर किसके समय आया सर, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय। किसके समय, नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय। और यहीं पर क्या हुआ आपको पता भी होगा, 1398 वाला कार्य, है ना। और तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत की ताबूत में अंतिम कील साबित हो रही है। मीन्स दिल्ली सल्तनत का पतन का क्रम यहीं से शुरू हो रहा है, तैमूर लंग के आक्रमण से। तो दूसरा तो गलत हो जा रहा है। तीसरा देखें, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा मालाबार तट पर पहुंचा। अच्छा, एक चीज आप जरूर ध्यान देना यहाँ पर। देखो वास्को द गामा तो कब आया, 1498 में। लेकिन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो हम बात कर रहे हैं बार बार, उसके इनके बारे में जरा देख लो, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और इसमें एक ऑप्शन अपने पास दे रहा है देवराय सेकंड। तो देवराय सेकंड के बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। देवराय सेकंड, अच्छा देवराय सेकंड इसलिए भी बात करना जरूरी है क्योंकि देवराय सेकंड का कार्य कालखंड है 1422 से 46 तक। और वास्को द गामा आया कब, तो 1498 में, है ना। तो ये तो नहीं होने सर, ये गलत भी हो जाएगा। फिलहाल हम देवराय सेकंड के बारे में बात कर लें। अच्छा, ये हाथियों के ना शिकारी थे, हाथियों का शिकार करते थे, इसलिए इनकी उपाधि क्या थी, गज वेटकर थी। क्या थी सर, गज वेटकर थी। ठीक है, इन्हें दूसरा ध्यान देना, इन्हें प्रौढ़ राय या इमादी देवराय या इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा बात करें इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट भी बनेगा कि पहली बार अपनी सेना में इन्होंने क्या किया, तो मुसलमानों को
मुस्लिमों को क्या करी, अपनी सेना में एंट्री दी, और एंट्री नहीं दी, उनको जागीर भी प्रदान करी। क्या करी, जागीर प्रदान करी। और जागीर भी नहीं प्रदान करी, इनकी जो राजधानी थी विजयनगर की हम्पी, वहां पे मस्जिद का भी निर्माण कराया है ना, तो ये भी ध्यान देना। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये होता है, देवराय सेकंड के समय दो फॉरेनर्स आए, दो फॉरेन ट्रैवलर हैं, दो विदेशी यात्री आए। एक का नाम आप जानते भी होंगे, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये कहाँ का था, तो ये फारस का था, ईरान का था, ठीक है। और दूसरा आपको याद होगा निकोलो कॉन्टी, ये इटली का था। तो ये दोनों आए थे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो ये जरूर देख लेना आप देवराय सेकंड के बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में ये कहीं से भी सही नहीं दिखाई देता, क्योंकि देवराय सेकंड का काल और इसका काल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें तीसरा भी स्टेटमेंट गलत होता, तो राइट आंसर अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। अच्छा, किन क्षेत्रों में निपुण थी, तो ये जनरली क्या होता है, सारे होते हैं, क्योंकि उस समय का दौर भी आप अगर देख पाए तो उस समय का दौर केवल किसके लिए रहा, मिलिट्री सेंट्रिक रहा, और मिलिट्री सेंट्रिक रहा। और सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि वहां पे पावरफुल रूलर भी आ गए, तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट को भी आगे बढ़ाया, मंदिर निर्माण प्रणाली को आगे बढ़ाया। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुश्ती भी करती थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, अकाउंटिंग का भी काम करती थी, और भविष्यवाणी भी करती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में कौन सी घटना हुई थी। अच्छा, 8 अगस्त 1942 की अगर हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 की अगर हम बात करें तो आपको ये कुछ बातें तो पता होंगी। जैसे आप बार बार ये बात करते हो ना कि ग्वालियर टैंक मैदान में सर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ही बात सामने आई कि क्या करा जाए, तो अब डू और डाई की सिचुएशन लाई जाए। मीन्स ये मीटिंग कहाँ हुई, ग्वालियर टैंक मैदान। और ग्वालियर टैंक मैदान में जब ये मीटिंग हुई तो इसी समय किसको चलाना स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन को। अच्छा, 8 अगस्त की बात थी, तो इसे क्या कहा गया सर, इसे अगस्त क्रांति का भी नाम दिया गया, है ना, अगस्त क्रांति का भी नाम दिया गया। यहीं पर गांधी ने नारा दिया डू और डाई का, करो और मरो का भी नारा दिया, है ना। आगे अगर इनके बारे में और बात करें तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, तो 8 अगस्त की देर रात 9 अगस्त को ऑपरेशन 0R चला, और इसी ऑपरेशन 0R में क्या हुआ, तो बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी को कहाँ रखा जा रहा है, तो आगा खां पैलेस में रखा जा रहा है, आगा खां पैलेस में रखा जा रहा है ना। नेहरू को कहाँ रखा जा रहा है, तो नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में रखा जा रहा है, अहमदनगर किले में रखा जा रहा है ना। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस समय एक और पॉइंट है कि यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, समानांतर सरकार। और समानांतर सरकार अगर आप ठीक से देखें तो कहाँ कहाँ स्थापित हो रही है, तो आपको याद होगा बलिया में चित्तू पांडे ने करी, है ना। एक है तामलुक में, तामलुक कहाँ पड़ता सर, बंगाल में, और यहाँ पर जातीय सरकार यहाँ पर स्थापित हुई, ठीक है। दूसरी तरफ आप बात करें तो सतारा महाराष्ट्र का एरिया, और इस सतारा में क्या हुआ, नाना पाटिल के नेतृत्व में एक लंबी सरकार चली, और सबसे लंबा पैरेलल गवर्नमेंट सतारा की चली। अच्छा ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान देना। और इसके बारे में क्या बात की जा सकती है सर, तो और बात की जा सकती है कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी चली। अब मान लो कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, सरकार ने ऑपरेशन 0R स्टार्ट कर दिया, सारे रेवोल्यूशनरी को, नेशनलिज्म को पकड़कर जेल डालना है। तो जेल में जब डालना है तो ये लोग कहाँ जाएंगे सर, तो ये लोग कहाँ, अंडरग्राउंड होंगे। तो भूमिगत कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ना था, क्योंकि राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना था। और इसी सेंस में आप नाम देखते हैं अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे, और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग यहाँ पर क्या हुए, सामने आए। तो ये सारी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस समय अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वायसराय कौन था, तो वायसराय आप क्या कहेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था सर, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक।
ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप एक डू और डाई वाली कंडीशन में कर सकते हैं। तो इस समय हुआ कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव को यहाँ पर रेडी किया गया, स्वीकार किया गया और यहीं से क्या हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1919 को लेकर है, दूसरा स्टेटमेंट 1935 को लेकर है। ठीक है। अब आप बताओ, देखो आप अगर ठीक से पढ़े होगे, आप कहीं भी पढ़े होगे, है ना, अगर आप मेरे से पढ़े होगे या कहीं भी पढ़े होगे, अगर ठीक से पढ़े होगे तो ठीक है। ठीक से पढ़ने का मतलब समझते हो ना, कैसे, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, पेपर टू पेपर, है ना, जिसको आज के समय में क्या कहा जा रहा है, इंटरलिंकिंग, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो देखो सर, अगर आप पढ़े होगे तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। 1919 की सिचुएशन आपको याद है। 1919 के समय भारतीय राष्ट्रवाद उग्र की अवस्था में है। 1916 से लखनऊ सेशन में कांग्रेस के सपोर्ट में काम कर रही है मुस्लिम लीग। उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या कंडीशन आ रही है सर, तो रॉलेट एक्ट वाली कंडीशन आ गई है। उसके साथ ही साथ और क्या कंडीशन है, तो रेवोल्यूशनरी सामने आ गए हैं, और तो और आपको पता है खिलाफत हो गया है। तो भारत का जो नेशनलिज्म है वो तो फिर से उग्र है, और जब उग्र होगा तो उस समय किसी भी तरह स्थिति को संभालना है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आता है, उस एक्ट में ये बात की जाती है कि ठीक है, हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, प्रतिनिधि मंडल दे देते हैं, जिसमें दो पार्ट डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट कर दिया गया। एक पार्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक पार्ट किसको दे दिया गया, तो रिजर्व सब्जेक्ट। अच्छा, ट्रांसफर्ड किसको देना होता है, आज भी देखना सरकारों में कि किसी बड़े व्यक्ति को पावरलेस करना है तो उनको मंत्रालय तो दे दिया जाता है, लेकिन पावर नहीं दी जाती है ना। जैसे उन्हें फिनांस मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, उन्हें डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, उन्हें होम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, समझ रहे हो। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो वैसे ही भारत के नेताओं को क्या किया गया, हस्तांतरित विषय दिया गया। शिक्षा की बात करिए, आप जाइए करते रहिए, स्वास्थ्य की बात करिए, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आ गए। और रिजर्व वो थे जो पेट्रोलियम की बात थी, जो खनन की बात थी, जो पैसे की बात थी, जो राजस्व की बात थी। ठीक। तो सर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है, लेकिन महिलाओं की बात नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं लगता, पहला गलत लगता है। दूसरा देखो, 1935 भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधानमंडल में आरक्षित स्थान दिए। अब बताओ, 1935 का जो अधिनियम है, इस समय वहां भी तो सत्ता बदल गई है 1929 में इंग्लैंड में, है ना, वहां भी लेबर लॉज और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। भारत में भी क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुका है। तो भाई बात ही तो करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि नेता मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें करता है ना। तो बड़ी चीज क्या है सर, यहाँ पर 1935 के अधिनियम में बात की गई कि महिलाओं को उचित आरक्षित स्थान दिया जाएगा। तो मीन्स इसका अगर सही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन पे पास केवल ऑप्शन 2 दिखाई देता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी। तो 5 का राइट आंसर बी होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जब ये PYQ सेशन खत्म कर लेंगे या फिर इसी बीच और भी समय मिलेगा तो एक और वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, एक्ट पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट पर वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे ये चीजें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, मदनपल्ले आंध्र प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें इसके बारे में बताइए। देखो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, डील करना बहुत जरूरी है, तभी ये आपको चीजें समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में भी पूछा जा सकता है या यूपीएससी फिर से रिपीट कर सकती है। हम आज आपको दिखाएंगे कि 2020 के प्रश्न को 2021 में कैसे रिपीट कर दिया गया, 2-3 प्रश्न डायरेक्ट। ठीक है, फिलहाल इसको भी डील कर लेते हैं। देखो क्या होगा, क्या बात कर रहा है सर, तो बात कर रहा है एक प्लेस है मदनपल्ले। ये कहाँ पड़ता सर, तो ये पड़ता आंध्र प्रदेश में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ गए हुए हैं
और टैगोर वहां जाते हैं थियोसोफिकल कॉलेज में। कहाँ जाते हैं? थियोसोफिकल कॉलेज में जाते हैं, और थियोसोफिकल कॉलेज में जाकर भारत का जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और उसी का नाम देते हैं वो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम देते सर? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी? तो राष्ट्रगान का इंग्लिश वर्जन या ट्रांसलेशन आता है। थियोसोफिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश में, जगह है मदन पल्ले। तो यही आपको देखना था। अब इसमें पढ़ लो क्या है सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। देखो ऑप्शन सी दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद नगर के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? अच्छा, पतन तो हमने सुना है, पुटभेदन भी सुना है, द्रोणमुख भी सुना है, लेकिन एरीपति नहीं सुना है। अच्छा, एरीपति क्या होता था? तो एरीपति देखो क्या होता था। एरीपति एक भूमि था, एक भूमि था, और इस भूमि से जो भी राजस्व मिलता, क्षेत्रीय राजस्व, स्थानीय राजस्व, कैसा राजस्व? स्थानीय राजस्व, उसको इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि उसी भूमि या उसी से संबंधित और भी चीजों के विकास के लिए वो काम आए। ठीक है, तो एक तरह से ये राजस्व ही था या एक प्रकार से भूमि थी, लेकिन ये भूमि नगर के लिए प्रयोग नहीं होती। स्थानीय की बात करें तो वो गांव से ही जुड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एरीपति। ठीक है, चलो चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा कथन सही है। एंशिएंट हिस्ट्री में जब ये सारी चीजें खत्म कर लेंगे तो हमारा ये प्लान है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करके हम टॉपिक आपको पढ़ा दें, रिकॉर्डेड माध्यम में टॉपिक आपको उपलब्ध करवा दें, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे। तो उसमें एक चैप्टर हमारे लिए चोलाज एम्पायर भी होगा। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं। चोल शासक राजा राजफस ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ये पहला ऐसा शासक जो श्रीलंका पर अटैक कर रहा है, लेकिन कंप्लीट श्रीलंका को विजित नहीं, केवल नदन पार्ट को, और कंप्लीट श्रीलंका को विजय करेगा राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो पहला सही है। राजेंद्र फर्स्ट ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया था, और ये वही राजेंद्र फर्स्ट है जो क्या कर रहा है, तो जो बंगाल को अभियान कर रहा है, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर रहा है। बार बार देख रहे हैं ना, चोल झील या श्रीलंका अभियान करना, इसका मतलब इनकी क्या थी? पावरफुल नेवी तो थी, है ना, पावरफुल नेवी थी। ये अपने स्थानीय शासन के लिए जाने जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बता देंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन भारत के इतिहास में फणम शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? फणम क्या कह रहा है सर? फणम, तो फणम एक प्रकार का क्या होता था सर? क्वाइंस होता था, सिक्का होता था। कई राज्यों में यह गोल्ड की तरह यूज होता था और कई राज्यों में ये सिल्वर की तरह, है ना। तो सोना या चांदी के ये सिक्के होते थे, और ये कहाँ पर यूज होते ज्यादातर? तो साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में कहाँ? तो विजयनगर अंपायर में। कहाँ पर सर? तो विजयनगर अंपायर में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में निजीकृत कृषि, देखो ये ट्रांसलेशन है भैया, इंग्लिश टू हिंदी, समझ रहे हो, ये बहुत लोगों की नैया डुबा देगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आइए जरा इसके बारे में देख लिया जाए कि ये क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? किसानों द्वारा सीधे सरकार को लगान दिया जाता था। याद करो स्टेटमेंट, हम महारानी और महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो ये समझौता सीधे किसानों से होगा। क्यों किसानों से किया जा रहा है? क्योंकि वहां पर कोई जमीन का मालिक उपलब्ध नहीं है, और जमीन का मालिक उपलब्ध नहीं है तो सीधे ये किससे समझौता किया जाए? तो किसानों से किया जाए। ठीक है, चलो दूसरा, सरकार रैयत को पट्टी देती थी। पट्टी का मतलब है उन्हें भूमि का क्या करती थी? मालिक बना रही है, बकायदा रजिस्ट्री हो रहा है, समझ रहे। कर लगाने से पूर्व भूमि का संरक्षण और
मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये मतलब कहा गया था कि आपको क्या करना है, एक फिक्स टैक्स देना है, लेकिन जब भी हम टैक्स को चेंज करेंगे वो 20 से 30 वर्षों के बाद ही चेंज करेंगे, मतलब रीशेड्यूल्ड करेंगे, इसका पुनर्निर्धारण करेंगे। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा भी सही होता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अच्छा ये 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आइए इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। युग्मों पर विचार करें, औरंग, बनियान और मिरासीदार कौन सा सही सुमेलित है। देखो, बनियान तो बार बार आपने सुना होगा कि ये भारतीय एजेंट हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये सही है। अच्छा, मिरासीदार क्या था, ये राज्य के नामित राजस्व दाता होते थे, रेवेन्यू देते थे ये, तो ये भी सही है। औरंग राजकोषीय प्रभारी नहीं होता था। औरंग का मतलब क्या होता सर, औरंग का मतलब ये होता था कि या तो आप इसे फैक्ट्री कह लीजिए, कारखाना कह लीजिए, कारखाना कह लीजिए, नहीं तो गोडाउन कह लीजिए, गोदाम कह लीजिए, है ना। ये फारसी वर्ड है औरंग। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। धौली, एरागुड्डी और जौगढ़ स्थान क्यों प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें तो आंसर ही टिक दे दिया है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हमेशा अशोक के शिलालेख के लिए। किसके लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। 17 नंबर देखो, अब 2020 में जो पूछा ना, आप देखना कि 2020 का डिस्कशन, पीवाईक्यू डिस्कशन हमने अभी आज अपलोड किया है ना। तो आज मतलब अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें देखना 2020 के डील कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन था, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संदर्भित है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय से संबंधित है। ये कल ही डील करा था, और कल ही डील करा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान देना है सर, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो चीजें यूपीएससी में, क्या आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर आप पीवाईक्यूज पर अच्छे से रिसर्च कर लें तो आपकी तैयारी तकरीबन 40% आसान हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि उसमें एक तो टॉपिक आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन के लेवल का आइडिया लग जाता है, और हो सके आपका समय सही हो तो 3-4 क्वेश्चन अगर रेपिटेशन फॉर्म में आ जाए तो फिर तो 4 क्वेश्चन बड़ी बात हो जाते हैं यूपीएससी में, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण क्या है। देखो, परमिता भी कल हमने डील कराया था, याद करो, बोधिसत्व से रिलेटेड हमने 2 वर्ड यूज किया था, एक्सीलेंस और परफेक्शन के लेवल पे जो बात करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी कल डिस्कस कराया हुआ है। ठीक है, अच्छा जो भी ठीक है, तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 2022 के प्रश्नों को, लेकिन उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस हर क्वेश्चन के स्लाइड पर एक आपको नंबर दिया गया होगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम यूपीएससी रिगार्डिंग न्यूज़पेपर कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, पढ़ने वाले जुड़ना, है ना, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है सर दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा, जो भी जिनको अभी एग्जाम देना है, ठीक है, जिनको अभी नहीं देना है, अगले साल देना है, उसके अगले साल देना है, तो भैया पीवाईक्यूज तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो इतना तुम अभी लेजीनेस दिखाओगे मेरी तरह तो कैसे काम कर पाओगे बताओ। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस बात को देखो, जो भी लोग जिनका भी प्लान 2026 में है, 27 में है, 28 में है, वो अभी पीवाईक्यूज देखकर खत्म करो। ऐसा नहीं कि आप हमारा ही देखें, कहीं भी देख लीजिए जहां आपको अच्छा लगे, पीवाईक्यूज देखकर खत्म करो। और फिर उसके बाद आप क्या करो, जो 27 या 28 में देने वाले हैं उनके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना देंगे। इस सेशन में हम आपको कंप्लीट पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, एक बार हो जाए उसके बाद पीवाईक्यू को रिसर्च करके कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक का आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, उस इंपॉर्टेंट टर्म को भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सारी बात कर लेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो कुछ हम आपको मॉक्स करा देंगे।
अगर आप अभी से भी जो 26 में देने जा रहे हैं एग्जाम, 2026 में पेपर देने जा रहे हैं 24 मई को, वो हिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, बशर्ते अगर आप ठीक से कर रहे होंगे तो। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें विदा। हमें जरूर बताइए देखकर कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि हम अगली वीडियो लाने में थोड़ा सा मोटिवेशन फील कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार।